Welcome to Study Bios. My name is Kara, and today we will continue the second part of the chapter Resources and Development as we learn a lot about resources in the first part of the chapter. So, here we will continue that. So, let's move to the next slide and try to understand it in a proper manner. जैसा कि आज आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रिसोर्सेज होते हैं उनको हम ओनरशिप के बेसिस पे भी चार पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इसके पहले हमने एग्जॉस्टिबिलिटी और ओरिजिन के बेसिस पे समझा था कि रिसोर्सेज को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको एक बेहतर तरीके से समझने के लिए, एक प्रॉपर वे में समझने के लिए हम देखेंगे कि जो चीज़ें होती हैं यानी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे ओनरशिप के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले दिया हुआ है कि वी कैन डिवाइड रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। द फर्स्ट इज इंडिविजुअल रिसोर्सेज। जैसे कि आप देखोगे कि हमारा क्या होता है, किसी एक का जो एक हाउस होता है या होम होता है वो क्या है, वो किसी एक का एक इंडिविजुअल रिसोर्स है। इसमें वो क्या कर सकता है, उसके मर्जी की जो भी चीज़ है वो उस तरीके से उसको रन कर सकता है, उस तरीके से उसको मैनेज कर सकता है। सो वी कैन से इट अ इंडिविजुअल रिसोर्स। बट जैसे कि आप देख रहे हो किसी की अपनी प्रॉपर्टी है, किसी का अपना क्या है, किसी का अपना फॉर्म लैंड है, ठीक है। तो फॉर्म लैंड वो अपने तरीके से रन कर सकता है। यहाँ पे वो डिसाइड करेगा कि उसके प्रॉपर फॉर्म लैंड में किस तरह की खेती की जाएगी या क्या उगाया जाएगा। ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। तो ये क्या है, ये सब एक इंडिविजुअल रिसोर्स के एग्जाम्पल है कि उस इंडिविजुअल रिसोर्स में उस आदमी की मर्जी के हिसाब से उसको मैनेज किया जाएगा। सेकंड आपको देखने को मिलता है दैट इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज। जैसे कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कम्युनिटी के रिसोर्स होते हैं, वो किसी एक आदमी का नहीं होता है, उसको पूरी कम्युनिटी मिलकर के यूज करती है। जस्ट लाइक आपके घर के बगल का आप देखते हो पार्क होता है, उस पार्क में आप या आपके नेबरहुड में रहने वाले सभी लोग जाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं। तो ये एक चीज होती है जो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके आसपास का जो पार्क हो गया या आपके आसपास की छोटी मोटी मार्केट हो गई या आपके आसपास के और भी सारी चीजें जो दूसरे अदर रिसोर्सेज हैं जो आप यूटिलाइज करते हो, वो क्या है, वो सारे कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेज है। वो आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है कि उसको आप अपने अकॉर्डिंग जैसे चाहो वैसे मूव कर पाओगे, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या हुए, इसके एग्जाम्पल में आप आओगे तो द पार्क विच इज सिचुएटेड इन योर नेबरहुड, ठीक है। उसके बाद होता है थर्ड नेशनल रिसोर्स की अगर हम बात करें, तो ये नेशनल रिसोर्स जो है ये क्या होता है, पूरे नेशन का होता है। जैसे पहले की हमने बात की दैट इज अ इंडिविजुअल रिसोर्स, वो किसी एक स्पेशल पर्सन या स्पेसिफिक पर्सन का होता है, ठीक है। और वो उसको जैसे चाहे वैसे मूव कर सकता है, जैसे चाहे वो उसको वैसे रन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा हमने देखा दैट इज द कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। तो कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स क्या होता है, जैसे कि पार्क हो गया, जैसे आप देखोगे कि किसी का एक गवर्नमेंट का स्कूल है, ठीक है। ये सारे क्या है, ये कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स है। वहीं पे आप देखोगे एक दूसरी चीज देखने को मिलती है दैट इज अ नेशनल रिसोर्स। अब ये नेशनल रिसोर्स क्या होता है, तो नेशनल रिसोर्स ना किसी इंडिविजुअल का होता है ना किसी कम्युनिटी का होता है, ये पूरे के पूरे नेशन का होता है। दैट इज अ नेशनल रिसोर्स, ठीक है। जैसे आप बात करते हो हमारे वहाँ क्या होते हैं, हमारे वहाँ आप देखते हो हाईवेज, एनएच होते हैं, ठीक है। हमारे वहाँ आप देखोगे रिवर्स होती हैं, ठीक है। हमारे वहाँ आप देखोगे और भी बहुत दूसरी प्रॉपर्टीज होती है। ये क्या होता है, रेलवे हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये सारे के सारे नेशनल रिसोर्स की कैटेगरी में फॉल होते हैं जिसको पूरा का पूरा नेशन यूज करता है। या ना ये ना कोई एक आदमी यूज करता है ना कोई एक स्पेशल कम्युनिटी यूज करती है, इसको पूरा का पूरा नेशन यूज करता है। इसके बाद सबसे लास्ट में जो होता है ये क्या होता है, इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इंटरनेशनल रिसोर्स किसको कहते हैं, जैसा कि आज आप यहाँ पे देखोगे कि नेशनल रिसोर्स के बाद एक कैटेगरी होती है जिसको हम इंटरनेशनल रिसोर्स कहते हैं। तो इसको क्या होता है या इसमें क्या होता है, तो देखो कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो नेशनल बाउंड्री के अंदर भी कंप्लीट नहीं हो पाती हैं, वो पूरे वर्ल्ड की होती हैं। जैसे आप देखोगे कि कोई भी कंट्री है इंक्लूडिंग इंडिया, तो इंडिया के अगर हम जियोग्राफिकल बाउंड्री की बात करें, तो इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री यानी इंडिया के पास जितना लैंड पार्ट इसकी पॉलिटिकल टेरिटरी के अंदर फॉल होता है, उसके अलावा, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल, 12 नॉटिकल माइल इन द ओशन, ये इसका एरिया है,
उसके बाद जो एरिया होता है पूरा का पूरा इंटरनेशनल बॉर्डर में काउंट किया जाता है। ठीक है, कुछ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के एरिया को छोड़ करके। जैसे आप देखोगे कि हमारा पूरा का पूरा जियोग्राफिकल, अगर कोई पूछे कि इंडिया की जियोग्राफिकल बाउंड्री क्या है, तो हमारा जियोग्राफिकल बाउंड्री वो है, यानी कि हमारे जो 28 स्टेट्स है, 28 स्टेट्स, और 28 स्टेट्स और 9 यूटीज, 9 यूटीज, और उसके बाद 12 नॉटिकल माइल इन ओशियंस, ओशंस। ये हमारी पूरी की पूरी जियोग्राफिकल बाउंड्री है। और इसके बाद जो भी चीजें होती हैं, जैसे मान लो कि हर एक कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री होगी, और उसके बाद ओशन का जो पार्ट बचता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल रिसोर्स। ठीक है, कुछ ऐसे कैनल्स हैं, ठीक है, या आप देखोगे कि कैनल्स को इग्नोर करो यहाँ पे। जैसे कि आज आप देखोगे कि वर्ल्ड की कुछ और भी, यानी कि कुछ माउंटेन्स वगैरह हैं जो कंट्रीज के अलावा कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री में आते हैं। या आप देखोगे कि हम स्पेस में जाते हैं, स्पेस में अपना सब कुछ इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, वो भी एक इंटरनेशनल रिसोर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक प्रॉपर तरीके से ये समझ गए कि जो रिसोर्सेज होते हैं हम उनको ओनरशिप के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसा कि पहले हमने देखा, पहला जो होता है इंडिविजुअल रिसोर्स, यानी किसी एक की पर्सनल प्रॉपर्टी, जो वो अपने हिसाब से मैनेज करे, अपने हिसाब से रन करे, उस पर किसी दूसरे का कोई हक नहीं है। आपका घर है तो आपके घर में सरकार या आपका पड़ोसी डिसाइड नहीं करेगा कि आप अपने घर में कैसे रहोगे। इट्स टोटली अपॉन यू कि आप अपने घर में कैसे रहोगे। तो सेकंड इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स क्या है, आपका और आपके आसपास के लोग, यानी आपकी कम्युनिटी मिलकर के उसको रन करती है, आपकी कम्युनिटी मिलकर के मैनेज करती है और उसको यूटिलाइज करती है। ओके, सो यू द सेकंड इज कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्स। द थर्ड इज नेशनल रिसोर्सेज। नेशनल रिसोर्सेज मीन्स, नेशनल रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्सेज जिस रिसोर्सेज से आपके पूरे नेशन को बेनिफिट हो, लाइक नेशनल हाईवेज, रेलवेज, ठीक है, एंड पोस्ट सर्विसेज एक्सेट्रा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा दैट इज इंटरनेशनल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल रिसोर्सेज जो किसी एक कंट्री का, किसी एक पर्सन का, किसी एक कम्युनिटी का ना होकर के पूरी की पूरी दुनिया का है। ठीक है, आई होप ये समझ गए होगे आप। तो जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रिसोर्सेज को डेवलपमेंट के बेसिस पे सेपरेट कर रखा है। ठीक है, यानी कि डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्सेज कितने तरह के होते हैं। पहला जो हम देख रहे हैं दैट इज डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो डेवलप्ड रिसोर्सेज क्या होता है, यानी डेवलप्ड कैटेगरी का रिसोर्स वो रिसोर्स होता है जिस रिसोर्स को हमने पूरी तरह डेवलप कर लिया है। हमारी जो ह्यूमन टेक्नोलॉजी है, यानी या ये कह सकते हैं कि जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है वो पूरी तरह से इसको जान रहा है कि कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं, या इसके कितने स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है, इसकी किसकी इसकी कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, या इसकी जो क्वालिटी हमारे पास अवेलेबल है, वो है डेवलप्ड रिसोर्सेज। जैसे फॉर एग्जांपल हम कोल को कह सकते हैं, ठीक है, पेट्रोल को कह सकते हैं। ये हमें पता है कि ये एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ कैटेगरी है, और ये इसका अमाउंट हमारे पास कितना अवेलेबल है, और दूसरे इसकी टेक्नोलॉजी भी हमें पता है कि कैसे हमें यूज करना है या किस चीज में यूज करना है। ये क्या है, डेवलप्ड रिसोर्सेज है। अगला हमें देखने को मिलता है दैट इज अ पोटेंशियल कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज। ये क्या होता है, पोटेंशियल कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज वो होते हैं जो स्टिल हमारे पास अवेलेबल तो हैं, हमें पता भी है कि ये यहाँ से जनरेट हो सकता है, बट फिर भी हम उसको नहीं जनरेट कर रहे हैं किसी भी वजह से। चाहे वो क्वेरी रीजन हो सकता है या कोई भी रीजन हो सकता है, हम उसको जनरेट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ लॉट ऑफ अ कैपेसिटी टू जनरेट विंड एनर्जी इन आवर कोस्टल एरियाज, बट हम हर उस जगह पे उसको उतने अमाउंट में जनरेट नहीं कर रहे हैं जितने अमाउंट में हम कर सकते हैं। जैसे हमारे पास सोलर एनर्जी के लिए अच्छा खासा स्कोप है, बट हम इसको जनरेट नहीं कर रहे हैं। कोई भी रीजन हो सकता है, हमारे बजट का रीजन हो सकता है, या कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से हम ना कर रहे हो। वो क्या है, वो एक पोटेंशियल कैटेगरी ऑफ रिसोर्स है। ठीक है, यानी कि वो डेवलप है, हमें पता है कि सोलर एनर्जी से सोलर लाइट से हमें सोलर एनर्जी मिल सकती है, हमें पता है कि विंड से हमें विंड एनर्जी मिल सकती है, बट स्टिल हम डेवलप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीजन की वजह से। यानी कि हमारे पास वो पोटेंशियल तो है, बट हम उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपर रिसोर्सेज में। ठीक है, आगे देखोगे सर, हमें देखने को मिलेगा स्टॉक रिसोर्सेज। स्टॉक रिसोर्सेज यानी कि वो रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल तो है, बट स्टिल वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी सो दैट यू कैन
यू और वी कैन यूटिलाइज इट इन अ प्रॉपर मैनर। ठीक है, जैसे हमें पता है, फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे कि हमें जो होता है कि हमें पता है H2O। ठीक है, H2O क्या है? वाटर है। ठीक है, हमें पता है कि इसमें हाइड्रोजन का एटम भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम सेपरेट करने की टेक्नोलॉजी अभी हमारे पास इतने इजिली अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी कि इससे हाइड्रोजन अलग करना और ऑक्सीजन अलग करना। हाइड्रोजन जैसे होता है एक एक अच्छा फ्यूल रिसोर्स है। ठीक है, तो हम इससे अलग अगर कर पाते तो एक अच्छे कैटेगरी का हमें फ्यूल मिल जाता। बट हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम इसको अलग कर पाए। ठीक है, तो ये स्टॉक कैटेगरी ऑफ रिसोर्स है। इसके बाद हमें जो देखने को मिलता है दैट इज अ रिजर्व कैटेगरी ऑफ रिसोर्स। ये भी स्टॉक का ही एक सबसेट कह सकते हो, एक पार्ट कह सकते हो। है कैसे? जैसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमें पता तो है कि हमारे पास है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसकी टेक्नोलॉजी भी हमारे पास है, हमें पता भी है कि हमारे पास है, बट स्टिल हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमने फ्यूचर को ध्यान में रख करके उसको छोड़ रखा है। ठीक है, हम उसको अभी यूज नहीं करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम नदियों पे डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन जितने अमाउंट में हम कर सकते हैं उतने अमाउंट में हमने डैम नहीं बना रखे हैं, या उस अमाउंट में हम इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं। हमने उसको फ्यूचर यूज के लिए छोड़ रखा है। ठीक है, तो जो स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट है, सॉरी वहां पे डेवलपमेंट लिख रहा है, सिर्फ टी उसको बढ़ाना है, डेवलपमेंट, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, तो डेवलपमेंट के बेसिस पे जो रिसोर्सेज हैं वो कितने हैं? वो चार कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला जो है डेवलप्ड कैटेगरी ऑफ रिसोर्स, दूसरा पोटेंशियल रिसोर्स, द थर्ड इज स्टॉक एंड द फोर्थ इज रिजर्व कैटेगरी ऑफ रिसोर्स। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर द मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी कि जो रिसोर्सेज होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वाइटल, वाइटल मीन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। मीन्स बिना रिसोर्सेज के ह्यूमन कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर सकती है। ठीक है, बट एक बात निकल करके आती है कि ह्यूमन सर्वाइवल की जगह कुछ होते हैं जो इसका स्टॉक करने में, इसका डिपॉजिट करने में लगे हुए हैं, यानी कि इसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो हमारे पास एक चीज़ है कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो हमारी अपनी ज़रूरत के लिए तो परफेक्ट है, बट किसी की ग्रीड के लिए नहीं है। कि आप अगर किसी चीज का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हो, ग्रीड की वजह से उस चीज को जरूरत से ज्यादा स्टॉक किए जा रहे हो, तो हमारे पास उसके लिए कोई भी रिसोर्स नहीं है। हमारे पास जो भी रिसोर्स हैं वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए हैं, और ह्यूमन सर्वाइवल उससे एक प्रॉपर मैनर में हो सकता है और सभी के लिए परफेक्ट अमाउंट में है। बात आती है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल्स। यानी कि जो रिसोर्सेज जो है वो कुछ लोगों के हाथों में है, और वो कुछ लोग उसका बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, या यूँ कह लो कि वो उसका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। तो वही मैंने अभी बात कही कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो सबकी नीड के लिए हैं। ठीक है, किसी की ग्रीड को फुलफिल करने के अमाउंट में नहीं अवेलेबल है। आगे देखोगे, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैव लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। और हमने कई सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको इतनी बुरी तरह इस्तेमाल किया है, इतना ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया है कि उसकी वजह से एक ग्लोबल क्राइसिस सी आ गई है। और बदले में, या यूं कह लो उसके कॉन्सिक्वेंस ऐसे हुए कि हमने कई सारी एक नेचुरल डिजास्टर को बुला लिया और बहुत सारी बीमारियों को बुला लिया, बहुत सारा हमने इम्बैलेंस क्रिएट कर लिया है। जैसे आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबल वार्मिंग के बाद आप देखोगे ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट की वजह से बहुत सारे उसके मीन्स आफ्टर इफेक्ट होते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। जैसे कि अगर हम बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट होती है। ठीक है, या आप कह सकते हो कि कोस्टल एरियाज हमारे धीरे धीरे पानियों में डूबते जा रहे हैं, वो अपनी जमीनें खोते जा रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारे हम बैड इफेक्ट अर्थ पे लेकर के आ रहे हैं, जस्ट बिकॉज कि हम अपनी नीड की जगह अपनी ग्रीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज डन बाई सम मीन्स फ्यू काइंड ऑफ इंडिविजुअल्स ओनली। जैसा कि आज आप यहाँ पे देखोगे कि एक नया टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, शायद आपने नाम इसका सुना होगा, दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, ये क्या चीज़ होती है। हमने रिसोर्स को समझा, रिसोर्स को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग पार्ट में, वो समझने की कोशिश की। ठीक है, हमने ये देखा कि जो डेवलपमेंट है इनका कैसे हो रहा है, कैसे इसको अभी तक यूज़ किया जा रहा है। अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे यूज किया जाए फर्दर। तो उसी का एक कैटेगरी होती है, दैट इज अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट उसी को कहते हैं। जैसा कि आज आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट compromise विद द नीड ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम उसको कहते हैं, अगर मान लो कि हम ग्लोबल वार्मिंग को बुला रहे हैं अपने किसी भी एक्ट की वजह से, तो वो हमारा फ्यूचर डिक्लाइन कर रहा है, वो हमारा फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। ठीक है, हम फ्यूचर में ध्यान रख करके फिर काम नहीं कर रहे हैं, तभी ग्लोबल वार्मिंग आ रहा है। ठीक है, अगर हम ऑक्सीजन का लेवल धीरे धीरे गिराते जा रहे हैं, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी गैसेस को बढ़ाते जा रहे हैं, हम पेड़ काटते जा रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, हम फ्यूचर को ध्यान में रख के नहीं कर रहे हैं। अगर हम नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी ऑफ रिसोर्स को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं कि वो पूरी तरह से ख़त्म हो जा रहा है, दैट मीन्स कि हम फ्यूचर को ध्यान में रख करके कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमें फ्यूचर को ध्यान में रख करके करने की जो प्रक्रिया है, यानी कि एक ऐसे तरीके से हम अपने जो आज है उसको रन करें, यानी कि हम अपने काम को एक ऐसे वे में करें कि आने वाला फ्यूचर भी हमारा सिक्योर हो, सेव हो, और बिल्कुल बिल्कुल भी टॉक्सिक ना हो। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, अगर हम नॉन रिन्यूएबल कैटेगरी ऑफ सोर्स को यूज़ कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम कोल को यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम कोल को यूज़ कर रहे हैं, तो कोल से दो चीज़ें हैं। पहला तो कोल एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ कैटेगरी ऑफ सोर्स है। ठीक है, तो ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है, क्योंकि इसको बनने में तो लाखों साल हजारों साल लगते हैं, बट इसको हम यूटिलाइज बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, और इसका एक लिमिटेड अमाउंट में स्टॉक अवेलेबल है हमारे पास, जो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। तो कोल खत्म हो गया, वैसे ही हमारा काम रुक जाना है, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ है कि अगर हम कोल ऐसे ही यूज़ करते रहे, तो हम अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट को इतना बढ़ा देंगे कि वैसे ही हमारी जो एग्जॉस्टिबिलिटी है वो ख़त्म हो जानी है। ठीक है, जो हमारा एक अस्तित्व है वो ख़त्म हो जाना है। तो दूसरे हम किसी एक ऐसे रिसोर्स को यूज करें या अपनी डिपेंडेंसी ऐसे रिसोर्स पे बनाएं जो कि एक लॉन्ग टर्म तक चले और बिना हमारे फ्यूचर को अफेक्ट किए हुए। मुझे लगता है आपको ये चैप्टर काफ़ी बेहतर से तरीके से समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑन माई इंस्टाग्राम। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।